भारत दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना चाहता है और इस बहुत बड़े सपने को पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। आज हम इसी की बात करेंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे हम सब पीएलआई के नाम से जानते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, आपका फोन, आपकी कार, घर में लगा टीवी, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या हमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि ये चीजें आखिर बनती कहाँ हैं? सुनने में ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब हमें ग्लोबल सप्लाई चेन की एक बहुत ही पेचीदा दुनिया में ले जाता है। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। भारत के इस बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लान को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों, मतलब समस्या क्या थी, इससे वादा क्या किया गया और असल में ये पूरी पॉलिसी है क्या। इस नंबर पर गौर कीजिए, $73 बिलियन। ये फाइनेंशियल ईयर 22 में चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा था, और ये अब तक का सबसे ज्यादा है। मतलब साफ है, हम चीन को जितना सामान बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा खरीदते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियों में से एक है। और इसी बहुत बड़ी समस्या के जवाब के तौर पर लाई गई पीएलआई स्कीम। अब ये क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये 2020 में शुरू हुई एक सरकारी पहल है। इसका फंडा सिंपल है, जो कंपनियां भारत में अपना सामान बनाएंगी और अपनी बिक्री बढ़ाएंगी, सरकार उन्हें उस बढ़ी हुई बिक्री पर सीधा सीधा कैश इंसेंटिव देगी, एक तरह का बोनस कह सकते हैं। और देखिए, इस स्कीम के इरादे बहुत बड़े हैं। लक्ष्य यह है कि देश में ही ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, दुनिया भर से और देश से भी पैसा निवेश हो, बाहर से आने वाले सामान पर हमारी निर्भरता कम हो, लाखों लोगों को रोजगार मिले, और सबसे बढ़कर मेड इन इंडिया को दुनिया भर में एक दमदार ब्रांड बनाया जाए। यही था इस पॉलिसी का बड़ा वादा। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये योजना काम कर रही है? वादा तो बहुत बड़ा था। चलिए अब इसका स्कोर कार्ड देखते हैं, मतलब इसके शुरुआती नतीजे क्या रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। और कुछ सेक्टर्स में तो नतीजे वाकई कमाल के दिखे हैं। जैसे कि ये देखिए, मार्च 2023 में पिछले साल के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एक्सपोर्ट में 57% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन बात सिर्फ एक्सपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। इस स्कीम ने बड़े बड़े निवेश को भी अपनी तरफ खींचा है। एक उदाहरण देता हूं, 20 ऑटोमोबाइल कंपनियों ने मिलकर लगभग $5.95 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और हां, नौकरियों की बात करना तो बहुत जरूरी है, जो इस योजना का एक मुख्य मकसद था। अनुमान यह है कि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में ही 7.5 लाख से भी ज्यादा नई जॉब्स पैदा होंगी। सोचिए इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। और अगर हम लंबी दौड़ की बात करें, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, तो अनुमान और भी ज्यादा असरदार है। उम्मीद है कि इस स्कीम से करीब 7,920 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगा, 1,68,000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, और 2027 तक देश की जीडीपी में 1.7% की बढ़त होगी। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अच्छा, ये सारे आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब एक रियलिटी चेक करते हैं, क्या ये स्कीम वाकई उतनी कामयाब है जितनी दिख रही है? चलिए अब कुछ गंभीर चिंताओं और चुनौतियों की बात करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि स्कीम पूरी तरह से हिट है? शायद इतनी भी जल्दी नहीं। जरा इस पर नजर डालिए, ये पूरी बहस का निचोड़ है। देखिए, पीएलआई का एक सबसे बड़ा मकसद था चीन पर हमारी इंपोर्ट की निर्भरता को कम करना, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। असलियत यह है कि जिन सेक्टर्स में पीएलआई लागू है, उनमें चीन से हमारा इंपोर्ट कम होने के बजाय और बढ़ गया है। और ये चार्ट इस हकीकत को और भी साफ कर देता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10 बड़े पीएलआई सेक्टर्स में हमने जितना भी सामान इंपोर्ट किया, उसका 47% हिस्सा अकेले चीन से आया, और ये पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। तो मतलब साफ है, निर्भरता घटने के बजाय बढ़ती भी दिख रही है। तो फिर जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं? देखिए, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं ये स्कीम हमारी इंडस्ट्रीज को सरकारी सब्सिडी पर निर्भर ना बना दे। जाहिर है, इससे सरकार के खजाने पर भी बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ गिने चुने सेक्टर्स पर फोकस करने से मार्केट का बैलेंस बिगड़ सकता है, और इन सब के ऊपर इसे लागू करने में जो नियम कानून की दिक्कतें हैं, वो तो हैं ही। तो सवाल यह है कि अगर सिर्फ इंसेंटिव देना, मतलब पैसों की मदद देना ही काफी नहीं है, तो फिर असली समाधान क्या है?
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जमीन पर सच में मजबूत बनाने के लिए और क्या-क्या करने की जरूरत है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि हमें बुनियादी मुद्दों पर काम करना होगा। मतलब हमें बेहतर सड़कें, पोर्ट्स और 24 घंटे बिजली चाहिए। व्यापार करने के जो नियम कानून हैं उन्हें आसान बनाना होगा, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। हमें अपने लोगों को इंडस्ट्री के हिसाब से सही स्किल्स देनी होंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। और हाँ, ये भी पक्का करना होगा कि हर छोटे बड़े बिजनेस को जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा मिल सके। और देखिए, जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने भी ठीक इसी तरह की चिंता जताई है। उनका भी यही मानना है कि सिर्फ सरकारी सब्सिडी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाने के अपने खतरे हैं। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है जिस पर ध्यान देना होगा। तो आखिर में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ पैसों का इंसेंटिव देके एक ग्लोबल चैंपियन तैयार किया जा सकता है? या फिर मैन्युफैक्चरिंग की इस ग्लोबल रेस को जीतने के लिए एक मजबूत नींव, एक मजबूत जमीनी ढांचा तैयार करना ही एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।